1857 की क्रांति भारत के इतिहास की सबसे खूनी क्रांति। 1857 का समय आने तक अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली के आखिरी नवाब बहादुर शाह जफर को हटाकर दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर दिया था। उस समय पर लगभग 40,000 ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे, या फिर यूं कहें कि इंडिया पर राज कर रहे थे। अवध की रियासत वो आखिरी हिंदुस्तानी रियासत थी जो अंग्रेज़ों के कब्जे में गई थी। उसके बाद से धीरे धीरे हिंदुस्तान के राजे रजवाड़ों की ताकत कम होती गई और कंपनी सरकार के जुल्म बढ़ते गए। लेकिन कोई भी क्रांति ना तो एक दिन में होती है, ना ही एक घटना से होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में इस 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल में जानते हैं। ब्रिटिशर्स ने अपना शासन लागू होते ही ऐसी नीतियाँ और कानून लाना शुरू कर दिया था जिससे कि इंडिया को पूरी तरह से उनके कब्जे में ले लिया जाए। उन्होंने एक पॉलिसी लागू की थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर कोई भी भारत का राजा बिना पुत्र के मारा जाता है तो उसका राज्य अंग्रेज़ों के अंडर में चला जाएगा। इस नीति के तहत राजा का गोद लिया हुआ बेटा भी राजा नहीं बन सकता। इस नीति के जरिए अंग्रेज़ों ने सतारा, झांसी और नागपुर को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने एक और पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस भी लागू की थी, जिसके तहत अंग्रेज़ भारत के किसी भी छोटे राजा के पास जाकर उन्हें एक ऑफ़र करते थे। ऑफ़र कुछ इस प्रकार होता था कि जब भी कोई बड़ा राज्य उनके राज्य पर हमला करेगा तो ब्रिटिश फोर्स उनकी तरफ से लड़ेगी। बदले में अंग्रेज़ों को कुछ निश्चित अमाउंट पे करना होता था और उनके राज्य में टैक्स फ्री ट्रेड की परमिशन भी देनी होती थी। इस पॉलिसी को सबसे पहले हैदराबाद के नवाब ने एक्सेप्ट किया था। ऐसे ही धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने भारत में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया था। और अंग्रेज़ों की टैक्सेशन सिस्टम से तो उस समय पर हर कोई परेशान रहता था। जब कोई किसान टैक्स पे नहीं कर पाता था तो ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। उस समय पर मेजरली 3 तरह की टैक्सेशन सिस्टम्स चलती थी: रैयतवारी, महलवारी और ज़मींदारी। ज़मींदारी में हर गांव में एक ज़मींदार होता है जो डायरेक्ट लोगों से 19% टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देता है। रैयतवारी में गांव डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करता था और रैयतवारी सिस्टम मेजरली साउथ इंडिया में देखा जाता था। और महलवारी में गांव एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करता था। आपने लगान मूवी में जो टैक्स पे करने का सीन देखा होगा वो महलवारी का ही एक एग्जाम्पल है। भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश आर्मी में थे वो भी उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि भारतीय सैनिक को ब्रिटिश सैनिक के मुकाबले कम वेतन मिलता था। और कभी भी कोई भी भारतीय सैनिक आर्मी में ऊंची पोस्ट पर नहीं प्रमोट किया जाता था। और भारतीय सैनिकों की दाढ़ी हटवाना और टर्बन्स हटवाना जैसी चीज़ें भी उनसे ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ थी। और भारतीय सैनिकों को ज़बरदस्ती ओवरसीज जंग में भेजा जाता था। अंग्रेज़ों से उस समय पर हर कोई परेशान था। शिल्पकार, चित्रकार जैसे कलाकारों को राजा से जो वेतन मिलता था वो भी अंग्रेज़ों ने बंद करवा दिया था, इसीलिए वो भी उनसे गुस्सा थे। और 1829 में अंग्रेज़ों ने एंटी सती लॉ और 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट लागू किए थे, जो काफ़ी सही कानून थे, लेकिन उस समय पर लोगों ने इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। उस समय पर अंग्रेज़ हर तरह से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। एक अंग्रेज़ अफसर जॉन सुलेवान अपनी डायरी में ऐसा लिखते हैं कि आवर सिस्टम एक्ट्स लाइक एन स्पॉन्ज, ड्राउनिंग अप ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक्स ऑफ गंगेज एंड स्क्वीजिंग देम डाउन टू द बैंक्स ऑफ थेम्स। अंग्रेज़ों की नीतियाँ और कानून ने यहाँ के परेशान लोगों में नफ़रत का बारूद भर दिया था। और 1857 की एक घटना ने इस बारूद में चिंगारी का काम किया। मार्च 1857 में ब्रिटिश आर्मी में एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके कारतूस को मुंह से निकालना पड़ता था। और ये कारतूस गाय और पिग के मांस से बने हुए होते थे, जिसकी वजह से कई भारतीय सैनिकों ने इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जब ब्रिटिश आर्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की गई तब एक भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने इसी राइफल से अपने अंग्रेज़ अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगल पांडे को तो पकड़ लिया गया और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। और जिन जिन सैनिकों ने राइफल इस्तेमाल करने से मना किया गया था उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया और 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई।
मई 1857 में भारतीय सैनिक कुछ अंग्रेज अफसरों को मारकर अपने साथियों को जेल से आज़ाद करवाते हैं और तो और अंग्रेज़ों के हथियार चुरा लेते हैं और उनकी संपत्ति को आग के हवाले कर देते हैं और दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। और दिल्ली में भी सेम पैटर्न देखने को मिलता है। वहाँ पर भी लोगों ने अंग्रेज़ों को मारकर उनके हथियार छीन लिए और उनकी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया था। वो सब दिल्ली में भारत के आखिरी नवाब बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनसे अंग्रेज़ों के खिलाफ मदद मांगते हैं और वहीं से ही बहादुर शाह जफर भारत के सभी राजो रजवाड़ों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का फरमान जारी करते हैं। मेरठ से शुरू हुआ ये विद्रोह धीरे धीरे पूरे भारत भर में फैल गया था। दिल्ली से एक ही रात में अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए थे। अंग्रेज़ों ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि सिपाहियों का ये विद्रोह एक क्रांति में बदल जाएगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आर्मी में दाखिल की गई ये राइफल्स उन्हें ऑलमोस्ट इंडिया से हटा कर रख देगी। दिल्ली में हमले के बाद एक हफ्ते तक कहीं भी विद्रोह नहीं हुआ था, मानो कि ये तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ हर जगह पर विद्रोह शुरू हो गया था। पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहेब जो कानपुर के नज़दीक रहते थे, उन्होंने सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर अंग्रेज़ों को कानपुर से हटा दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे अंग्रेज़ों को झांसी में कड़ी टक्कर दे रहे थे। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मांडलक क्षेत्र की रानी अवंतीबाई ने 4000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ अंग्रेज़ों को कई जगहों से खदेड़ दिया था। बरेली में बख्तर खान लड़ाकुओं की एक विशाल टोली के साथ अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो बिहार में वहाँ के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ कई महीनों तक जंग लड़ी थी। 6 अगस्त 1857 को एक अंग्रेज़ अफसर टिटलर अपने कमांडर इन चीफ को एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि हमारे अफसर लगातार हमलों और विद्रोहियों से परेशान होकर थक गए हैं और एक एक गांव हमारे खिलाफ हो चुका है और इवन जमींदार भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं देखा गया था, इसीलिए कई लोग इस क्रांति को आज़ाद हिंदुस्तान के लिए पहली क्रांति नहीं मानते हैं। साउथ के कुछ राज्य, गुजरात और पूर्वीय कुछ राज्यों ने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। इस क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था, लेकिन बड़ी मात्रा में हथियारों की कमी, एडवांस्ड हथियारों की कमी और तो और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ना होने की वजह से ये क्रांति कहीं ना कहीं कमज़ोर होती दिख रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह को रोकने के लिए अपनी जान लगा दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रातों रात इंग्लैंड से बड़ी मात्रा में आर्मी ऑफिसर्स को बुला लिया था और विद्रोहियों के ठिकानों पर अचानक ही बड़ी मात्रा में हमले कर दिए थे। सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हीं के सामने उनके दोनों बेटों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ को जेल में बंद कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया पर अपना पूरा कब्जा लेने के लिए 2 सालों तक कड़ी कशमकश करनी पड़ी थी। मार्च 1858 में अंग्रेज़ों ने लखनऊ को अपने कब्जे में ले लिया था और जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी और तात्या टोपे जंगल में आदिवासियों के साथ मिलकर कई महीनों तक अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे थे। आम लोगों की हिम्मत भी टूटने लगी थी। इस क्रांति के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और इंडिया का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ले लिया गया था। 1859 आते आते अंग्रेज़ों ने फिर से पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन इस क्रांति ने अंग्रेज़ों को हिलाकर ज़रूर रख दिया था।